सबका सपना होता है कि उसका अपना घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को सौंप देते हैं, लेकिन बिल्डर उनके हसीन सपनों को कैसे बुरे सपने में बदल देता है, इसका उदाहरण आए दिन सामने आता रहता है। और आज हम आपको सुपरटेक बिल्डर के एक ऐसे ही कारनामे के बारे में बताएंगे जिसके शिकार करीब 75 बायर्स हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर सुपरटेक बिल्डर्स हैं कौन। सुपरटेक वही बिल्डर हैं जिसके बनाए ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहा दिया गया था और सैकड़ों होम बायर्स के सपने भी इस ट्विन टावर के साथ ही ध्वस्त हो गए थे। इसी साल अगस्त में नोएडा के सेक्टर 93 में गिराए गए इस ट्विन टावर को रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रष्टाचार की इमारत कहा गया था। इस ट्विन टावर को गिराकर भ्रष्टाचार में शामिल बिल्डर्स और अथॉरिटी के अधिकारियों को सख्त संदेश भी दिया गया था। इस केस में सुपरटेक के एमडी आर.के. अरोरा अभी भी जेल में है, लेकिन घर खरीदारों के साथ सुपरटेक बिल्डर की धोखाधड़ी और जालसाजी नॉन स्टॉप चल रही है, जिसका अब हम खुलासा करने जा रहे हैं। इस वक्त आप जिस इमारत की तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुपरटेक बिल्डर के भ्रष्टाचार की नई इमारत है। नोएडा के सेक्टर 94 में सुपरनोवा सोसाइटी पूरे दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जिसमें सुपरटेक बिल्डर ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का नया कीर्तिमान रच दिया है। आरोप है कि सुपरटेक बिल्डर ने 80 मंजिला सुपरनोवा सोसाइटी के एक दो नहीं बल्कि पूरे 74 फ्लैट्स को दो बार बेचकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसका खुलासा तब हुआ जब इस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बैंक्स की तरफ से नोटिस आने लगे। मेरे पास इस वक्त ऐसे ही एक पोजीशन नोटिस की कॉपी मौजूद है जो L&T फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुपरनोवा सोसाइटी के एक फ्लैट ओनर को भेजा था। इस समय टीवी स्क्रीन पर इस नोटिस को आप देख रहे हैं। इस नोटिस के जरिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने करीब 87 लाख रुपए की लोन रिकवरी की डिमांड की है और लोन न चुकाने पर फ्लैट को नीलाम कर देने की बात भी कही है। ये नोटिस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ऐसे नोटिस एक दो नहीं बल्कि सुपरनोवा सोसाइटी के 70 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स को मिले हैं, जिनको अब समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो फिर क्या करें। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब फ्लैट का मालिकाना हक उनके नाम पर है ही नहीं तो फिर उनके फ्लैट पर किसी और ने लोन कैसे ले लिया। जिन लोगों को ये नोटिस मिले हैं उन्होंने सुपरटेक बिल्डर से जब इस बारे में बात की तो वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब आप सुपरटेक बिल्डर की धोखाधड़ी के शिकार हुए कुछ होम बायर्स की आप बीती पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सुपरटेक बिल्डर ने उनके साथ इस धोखाधड़ी को कैसे और क्यों अंजाम दिया। मैं आराम से रह रहे थे और अचानक हमें एक लेटर मिलता है किसी और के नाम से, थर्ड पार्टी के नाम से, कि इस पर लोन है। इस वक्त हम सुपरनोवा सोसाइटी में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये गगनचुंबी इमारत नोएडा की शान को बढ़ाता है। यही वजह है कि इस टावर के फ्लैट नोएडा में सबसे महंगे फ्लैट के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अब इस टावर पर आरोप लगा है कि इस टावर के कुछ फ्लैट बिल्डर ने 2 बार बेच दिए हैं, जिसकी वजह से लगभग 75 परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। लेकिन जो आरोप हैं वो बेहद संगीन हैं, इसलिए सवाल उठता है कि क्या इन आरोपों की जांच होगी और बिल्डर के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। रविंदर कौर, नरिंदर सिंह, मीर अली, श्रवण कुमार अग्रवाल। नोएडा की सुपरनोवा सोसाइटी में रहने वाले इन जैसे 70 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स के साथ सुपरटेक बिल्डर ने फ्रॉड किया है। हम फर्स्ट पार्टी नहीं, हमने डायरेक्ट बिल्डर से नहीं लिया, हम थर्ड पार्टी हैं। हमने किसी और से लिया, संजय साहब रीसेल में लिया।
तो हमने उनको सारी, हमारे पास सारा प्रूफ है, हमने वाइट मनी दिया उनको, हमने कोई ब्लैक मनी नहीं दी, हमारे पास सब प्रूफ है उसके। और जब एक बंदा एक आशियाना बनाने के लिए सपने देख रहा है कि मेरा अच्छी सोसाइटी में घर हो गया, और हम लोग घर में एंट्री करते हैं, तो एक दिन के उनको कैसे पता चल गया कि हमने घर में एंट्री कर लिया है? उन्होंने हमें कॉल किया, कहते कि मैडम कोई अननोन पर्सन था, तो मैंने कहा आप कौन है? कहते मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपके तो फ्लैट के नाम पे लोन है 2 करोड़ का। हमने कहा शट अप, मैंने ऐसे ही बोला उनको, मैंने कहा आप अपने काम से काम रखिए। यहाँ आने से पहले हमें कुछ नहीं पता होता कि ये प्रोफाइल फंडिंग क्या है, बिल्डर्स क्या है, ये सब हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मीर अली ने वर्ष 2020 में सुपरनोवा सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था। फरवरी 2023 में उनको एक नोटिस मिला, जिसे पढ़कर उनके होश ही उड़ गए। 2021 जनवरी से मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ। इस ईयर 2023 में फरवरी में मेरे पास एक नोटिस आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ इस फ्लैट के अगेंस्ट लोन है, और वो लोन जो है उसकी EMI पे नहीं की जा रही है, तो ये NPA में आ गया है। और अब इस NPA में आने के बाद इस लोन की रिकवरी इस फ्लैट से की जाएगी। नवंबर में 11 नवंबर को मेरे पास एक नोटिस आया ऑर्डर, जो कि ये नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है कि 45 डेज़ के अंदर अगर जो लोन इस पर्टिकुलर फ्लैट पे मतलब ड्यू है, अगर वो पे नहीं किया गया, तो जो फर्स्ट लेंडर है L&T फाइनेंस जिसने इस पर लोन दिया था, वो इस फ्लैट को सेल करके, ऑक्शन करके अपने NPA की रिकवरी करेगी। अब ये सभी लोग उस दिन को कोस रहे हैं जब उन्होंने सुपरनोवा सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था। महंगे महंगे फ्लैट खरीदने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि अब वो चैन से रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि जो फ्लैट वो खरीद रहे हैं उसे सुपरटेक बिल्डर ने पहले ही किसी और को भी बेचा हुआ है। ये मैंने सितंबर 2020 में बुक कराया था, जो मुझे पोजीशन मिल गया था 21 में, और मैं आराम से रह रहे थे, और अचानक हमें एक लेटर मिलता है किसी और के नाम से, थर्ड पार्टी के नाम से, कि इस पर लोन है L&T फाइनेंस का, और वो लोन अगर पेमेंट नहीं की गई तो वो टेक ओवर कर लेंगे। तो जब से हमें पता चला, हमारी तो रातों की नींद उड़ी हुई है और हम भागा दौड़ी कर रहे हैं इसको किस तरह बचाने के लिए। 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ इस फ्लैट के अगेंस्ट में, और मैं रेगुलर किस्त भर रहा हूँ उनकी। बैंक से रिकवरी का नोटिस लेकर जब फ्लैट बायर्स सुपरटेक बिल्डर के पास पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि सब सेटल हो जाएगा, लेकिन आज तक ना तो सेटलमेंट हुआ और ना ही फ्लैट मिला। अब फ्लैट ओनर्स बिल्डर और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर एक और बिल्डर का नया फ्रॉड सामने आया है, जो कि प्रोफाइल फंडिंग से रिलेटेड है, यानी कि एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया है। और इसमें हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर लगभग ADM ऑफिस से पता लगा है कि 29 ऐसे केस आ चुके हैं जिन पर की फ्लैट की वसूली के लिए भेजा जा रहा है पुलिस को, कुछ पे भेजा जा चुका है। और जब हम बिल्डर के पास गए तो पता चला कि ऐसे 74 फ्लैटों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हमने 74 फ्लैटों पे ऐसे पे प्रोफाइल फंडिंग कर ली है, तो आप इसको किसी को बताइए मत, हम इसको धीरे से सेटल कर देंगे। गलती कोई और करे और भुगते कोई और, यही हो रहा है सुपरनोवा सोसाइटी में रहने वाले 70 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स के साथ। लेकिन अभी तक उनकी कहीं कोई सुनवाई होती दिखाई तो नहीं दे रही है। नोएडा की सबसे बड़ी बहुमंजिली इमारत सुपरनोवा के बिल्डर सुपरटेक पर आरोप लगा है कि प्रोफाइल फंडिंग के जरिए सुपरटेक ने एक ही फ्लैट को 2 लोगों के नाम बेच दिया, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने तिनका जोड़कर अपना एक आशियाना तैयार किया था। हालांकि इस पूरे मामले में हमने सुपरटेक से जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि उनके चेयरमैन जेल में हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में कोई भी बात नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उन ग्राहकों के लिए जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना घर लिया था, अब वो दर भटकने को मजबूर हैं। सवाल कई है लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। आखिर एक ही फ्लैट 2 लोगों को कैसे बेच दिया गया? जब पहले ही लोन चल रहा था तो फिर दूसरा लोन कैसे दे दिया गया? ऐसा लगता है कि सुपरनोवा सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स के साथ हुए इस फ्रॉड में बिल्डर से लेकर सरकारी अधिकारी तक सब मिले हुए हैं। एक के बाद एक बिल्डर के कारनामे सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बेघर होने की कगार पर खड़े बायर्स के हित
कैसे सुरक्षित रहेंगे? नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश द्विवेदी के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। अब आपने सुपरटेक बिल्डर की कारस्तानी की पूरी कहानी पीड़ित फ्लैट ओनर्स की जुबानी सुन तो ली, लेकिन ये समझ पा रहे होंगे आप कि फ्लैट ओनर्स ने तो उस बैंक या एनबीएफसी से होम लोन लिया ही नहीं जिससे उन्हें रिकवरी के नोटिस मिल रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? तो अब हम आपको सुपरटेक बिल्डर की इस पूरी धोखाधड़ी को आसान और आम भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो नोटिस फ्लैट ओनर्स को मिले हैं उनमें फ्लैट नंबर तो सही है, लेकिन फ्लैट ओनर का नाम अलग है। यानी सुपरटेक बिल्डर ने जिसे फ्लैट बेचा है, बैंक के रिकवरी नोटिस में उस शख्स की जगह किसी और का नाम मौजूद है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब फ्लैट पहले किसी और के नाम रहा हो और उसने बैंक का लोन ना चुकाया हो और बैंक लोन चुकाए बिना फ्लैट को आगे बेच दिया गया हो। यही हुआ है सुपरनोवा सोसाइटी के 70 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स के साथ। यानी सुपरटेक बिल्डर ने सुपरनोवा सोसाइटी के एक फ्लैट को दो बार बेचा और एक ही फ्लैट पर दो बार लोन भी ले लिया। रियल एस्टेट की भाषा में इसे प्रोफाइल फंडिंग कहते हैं, जिसके जरिए सुपरटेक बिल्डर ने फ्लैट ओनर्स के साथ धोखाधड़ी की है। अब आपको बताते हैं कि प्रोफाइल फंडिंग का ये खेल कैसे खेला जाता है। बिल्डर्स जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसे लोगों की प्रोफाइल फंडिंग करते हैं जिनको आसानी से और कम ब्याज पर लोन मिल जाए। इसके बाद उन लोगों को बिल्डर्स कुछ पैसे देता है और उनके नाम पर लोन लेकर अपने ही प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद लेता है। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर फ्लैट खरीदा गया है उसे कोई पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा बिल्डर ही उसे उसकी प्रोफाइल पर लोन लेने के एवज में पैसा देता है। इसके बाद बिल्डर प्रोफाइल फंडिंग के जरिए खरीदे गए फ्लैट को ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा लेता है। और अब इसे अगर सुपरटेक बिल्डर के उदाहरण से समझें तो सुपरटेक बिल्डर ने अपनी सुपरनोवा सोसाइटी में पहले अपने ही कर्मचारियों के नाम पर लोन लेकर फ्लैट्स खरीद लिए और फिर उन फ्लैट्स पर लिए गए लोन को चुकाए बगैर ही दूसरे खरीदारों को बेच दिया गया। और अब पहले लिए गए लोन की रिकवरी का नोटिस उन फ्लैट ओनर्स को भेजा जा रहा है जिनको बिल्डर ने फ्लैट बेच दिए थे। लेकिन अब कुछ सवाल हैं जो सुपरटेक बिल्डर की इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ हर खरीदार पूछ रहा है। सवाल यह है कि जब फ्लैट पर पिछला लोन नहीं चुकाया गया तो फिर उस फ्लैट पर दोबारा लोन कैसे सैंक्शन हो गया? सवाल नोएडा अथॉरिटी और रजिस्ट्री ऑफिस पर भी उठते हैं कि बिना जांच किए एक ही फ्लैट की 2 बार रजिस्ट्री आखिर कैसे हो गई, जबकि रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस और डेटा अब ऑनलाइन हो चुका है। क्या सुपरनोवा सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी में सुपरटेक बिल्डर के साथ साथ सरकारी अधिकारियों की भी कोई सांठगांठ थी? इन सवालों का जवाब जानने और समझने के लिए जी न्यूज की टीम नोएडा रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंची। नोएडा को रजिस्ट्री के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 3 अलग-अलग सब रजिस्ट्रार लीड करते हैं। जी न्यूज की टीम ने तीनों सब रजिस्ट्रार को एक साथ बिठाकर यही सवाल पूछा कि सुपरटेक बिल्डर ने अपनी सुपरनोवा सोसाइटी में एक फ्लैट को 2 बार कैसे बेच दिया और 2 रजिस्ट्री कैसे करवा दी? क्या जवाब मिला, आप खुद सुनिए। एक सवाल उठता है कैलाश जी कि जब एक रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाते हैं या आप लोगों के पास सारे दस्तावेज होते हैं। अगर ऐसे में उसकी दोबारा रजिस्ट्री होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग उस दस्तावेज को देखते हैं और अगर किसी और के नाम हो रही है तो आपत्ति तो होनी चाहिए ना सब रजिस्ट्रार की तरफ से। यहाँ अथॉरिटी की संपत्तियां मैं जैसे पहला बता चुका हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी यहाँ बिकती है उसमें अथॉरिटी देखती है कि यह प्रॉपर्टी किसके नाम है, उसी के बिहाफ पे सारी जांच पड़ताल करके टीएम जारी करती है और उनका जो भी रेवेन्यू होता है वह पहले वसूल लेते हैं, उसके बाद ही टीएम जारी होता है। टीएम जारी होने के बाद ही उनको क्लियरेंस मिल जाता है कि यह संपत्ति अब वो किसी दूसरे के पक्ष में अंतरित कर सकते हैं। अब यहाँ नोएडा में जो समवर्ती क्षेत्राधिकार हो गया है या नोएडा जो टीएम जारी करता है उसके आधार पे अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के 2 रजिस्ट्रियाँ संभव नहीं है। और अगर ये त्रुटि होती तो नोएडा से ही हो सकती है। यहाँ कुल मिला के आप कहते हैं कि जो सब रजिस्ट्रार है वहां से कोई त्रुटि नहीं है, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अगर टीएम जारी किया गया तो स्वाभाविक है उसकी रजिस्ट्री होगी। हमारे यहाँ सर केवल पंजीकरण होता है रजिस्ट्री का, स्वामित्व देखने का हम लोगों को अधिकार नहीं होता। स्वामित्व यहाँ नोएडा प्राधिकरण देखता है, उसी आधार पर टीएम जारी करता है। पहली चीज कि क्या आपको वो रिकॉर्ड इमीडिएटली दिख रहा है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। स्पेशली जैसे कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है तो मान लीजिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑफिस में हुआ, फिर सब्सिक्वेंट सेल या ट्रांसफर जो है अगर वो थर्ड ऑफिस में हो रहा है तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है।
वो रिकॉर्ड जो है प्रीवियस सेल वाला या प्रीवियस ट्रांसफर का वो फर्स्ट ऑफिस में है। तो अगर डिटेल्ड मेंशन्ड होगा आपके इंस्ट्रूमेंट में तो ही मैं वो रिकॉर्ड मंगाकर उसको चेक करा सकती हूँ, है ना। तो रिकॉर्ड जो है, जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया कि टीएम आएगा तो जो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आ रहा है, ट्रांसफर मेमोरेंडम आ रहा है या अथॉरिटी का पर्सन ही आ रहा है फर्स्ट सबलीज करने, वो सफिशिएंट होता है एक रजिस्ट्रेशन के लिए। सब्सिक्वेंट सेल्स के लिए उसका जो चेन होगा वो हम रिकॉर्ड के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। नोएडा के तीनों सब रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि एक ही फ्लैट की दो बार रजिस्ट्री होना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए वो नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी फ्लैट का ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम यानी टीएम वही जारी करता है, जिसके बाद ही किसी फ्लैट की ओनरशिप बदली जा सकती है। और नोएडा प्राधिकरण ही टीएम जारी करने से पहले फ्लैट के कागजातों को वेरीफाई करता है। जी न्यूज की टीम ने इस पूरे मामले पर नोएडा प्राधिकरण का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला है। मॉर्निंग की न्यूज़ में था तो इसके बाद हमने इसके बारे में फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आने के बाद जो भी प्राधिकरण के हित में और बायस के हित में होगा तो हम लोग उस पर काम करेंगे। हम यहाँ एक बात और साफ करना चाहते हैं। होम बायर्स ने सुपरटेक बिल्डर पर उनके फ्लैट की डबल रजिस्ट्री करवाने का जो आरोप लगाया है, जी न्यूज की पड़ताल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दस्तावेजों से यह साबित हुआ है कि बिल्डर ने एक फ्लैट को दो लोगों को बेचने की कोशिश की, जिसके आधार पर एक ही फ्लैट पर दो होम लोन्स लिए गए, जिससे लोन देने वाले बैंकों और NBFCs पर भी शक होता है, क्योंकि बिना उनकी मिलीभगत एक फ्लैट पर 2 बार लोन लेना संभव ही नहीं है। जिस तरह से सुपरटेक बिल्डर ने अपनी सुपरनोवा सोसाइटी के 70 से ज्यादा फ्लैट ओनर्स के साथ धोखा करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसे देखकर इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि इस जालसाजी में बिल्डर के साथ साथ लोकल अथॉरिटीज की भूमिका भी संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जांच होगी भी और पीड़ित लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज के प्रेरक विचार का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाने की दिशा में आज कदम नहीं उठाते तो इसका अर्थ है कि आप भविष्य की जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। जी न्यूज़।